पदार्थों के मूल्य में उतार चढ़ाव आ रहा है, सरकार इसको दूर करने के लिए क्या कर रही है? क्यों हमारे पास एक एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए? आखिर क्या होगा इससे? पहली बात तो ये होती क्या है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कृषि उत्पादनों की कीमतों में वृद्धि तथा अधिक उतार चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभाव जो हैं वो उत्पादकों पर पड़ते हैं। उत्पादकों पर मतलब किसानों पर पड़ते हैं। फसल की कीमत में कमी आने के कारण उत्पादकों की आय में क्या हो जाती है? उत्पादकों की आय में जो है गिरावट आ जाती है। और दूसरे वर्ष उसी उपज को दोबारा बोने का साहस नहीं जुटा पाते। इसका मतलब क्या है? अगर इस साल उस किसान ने जो है अच्छे खाद, अच्छे उर्वरक, अच्छे बीज, सब कुछ उसने जो है बढ़िया लगाया था, ठीक है, लेकिन उसको अपनी फसल के अच्छे दाम नहीं मिले, उसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा लग गई, लेकिन कॉस्टिंग ज़्यादा लगने के बावजूद भी उसे अपनी फसल के अच्छे दाम जो है वो नहीं मिल पाए, तो भाई वो नेक्स्ट टाइम जो है क्यों फिर इतना ज़्यादा पैसा लगाएगा? वो नेक्स्ट टाइम जो है फिर इतना ज़्यादा पैसा जो है नहीं लगाएगा और दोबारा इतना उत्पादन करने की योजना नहीं बनाएगा। तो अगर वो उत्पादन नहीं करेगा तो इससे फिर हमको नुकसान होगा, फिर लिमिटेड प्रोडक्शन होगी, तो फिर उपभोक्ताओं को वस्तुएं महंगी बिकेगी। वो उत्पादन नहीं करेगा तब भी प्रॉब्लम है, और वो उत्पादन ज़्यादा करेगा तब भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा करता है तो उसकी इनकम कम हो जाती है, कम करता है तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए देश में कृषि मूल्य नीति का होना आवश्यक है, जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों वर्गों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। ऐसा नहीं केवल किसानों को ही फ़ायदा हो, किसानों को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो। अधिक उत्पादन वाले वर्ष में जिस साल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, तो मैंने बोला जिस साल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, सभी किसानों की ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, तो उससे पूर्ति बढ़ जाती है, डिमांड घट जाती है, जिसकी वजह से किसान की फसल को कम कीमतों पर बेचना पड़ता है। तो भाई फिर सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सरकार जो है उचित दामों पे किसानों से जो है उनका उत्पादन खरीद ले, जिनसे उनको नुकसान ना हो, जितनी उनकी कॉस्टिंग वगैरह लगी है वो सब निकल जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। इस प्रकार के दाम होने चाहिए कि किसान की लागत भी पूरी हो जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो कमा पाएँ जब ज़्यादा उत्पादन हो। और जब कम उत्पादन हो तो भाई सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब उत्पादन कम है तो प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई ना हो, उपभोक्ता को प्रोडक्ट से महंगे ना मिले, तो भंडारण वगैरह, बफर स्टॉक वगैरह हमने पढ़ा है, इन सब की सुविधाएं सरकार को करनी चाहिए, ताकि संकट की स्थिति में उस स्टॉक का यूज़ करके उपभोक्ताओं तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सके। तो आखिर क्यों इसकी आवश्यकता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि आखिर कृषि मूल्य नीति की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इससे नहीं होगी तो इससे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को ही नुकसान होता है। इसके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों हमें ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, ये समझिए। किसानों को एक निश्चित समर्थन मूल्य की प्रत्याभूति देना, जिससे कि उनके हित सुरक्षित रह सके, उत्पादन में जोखिम ना रहे, उत्पादन को अधिक बढ़ाने हेतु विनियोग हेतु उत्सुक रहे। कह रहा है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इसलिए बनानी चाहिए कि भाई सबसे पहली बात तो किसानों को सुरक्षा मिल सके, किसानों के साथ साथ उपभोक्ता को भी जो प्रोडक्ट्स है वो सही प्राइस पे मिल सके, उत्पादन जो है ना तो वो कम करे। अगर भाई जैसे हमने पढ़ा कि अगर इस साल उसने अच्छा पैसा लगाया, अच्छी कॉस्टिंग लगाई, और फिर भी उसे अच्छी खासी फसल के अच्छे दाम नहीं मिले, तो वो अगली बार प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो भाई ऐसा ना हो, वो अगर उसने प्रोडक्शन नहीं करी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इस जोखिम से बचने के लिए वो सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि उत्पादन निरंतर बढ़ता रहे और किसान हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक रहे, प्रेरित रहे कि कृषि में कभी भी प्रोडक्शन में किसी भी तरीके की कमी ना आए, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो या प्रोडक्शन कम हो, वो काम वैसे ही करता रहे जैसा वो करता आ रहा है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का, वो किसानों के लिए बताया गया है। प्लस दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, कह रहा है योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप
विभिन्न फसलों के उत्पादन को निर्दिष्ट किया जा सके। योजनाएं जो हमने 5 ईयर प्लान पढ़े हैं, कह रहे उन लक्ष्यों के अनुरूप जो जो हमारे लक्ष्य हैं, जैसे कि हमारा एक वहाँ पे लक्ष्य है, आत्मनिर्भर होना चाहिए भारत। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि जो भी फूड क्रॉप्स होती है, पहले हम क्या कर देते, पहले हम जो है ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिका से लेते थे 1965 से पहले। लेकिन उसके बाद उस टाइम वॉर भी चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, हमने हरित क्रांति को अपनाया। अभी हम आगे पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। उसके बाद हमारे पास इतना खदान हो गया कि हमें अब दूसरे देशों से लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम उसका निर्यात करते हैं। तो प्लान्स जो हैं उसमें जो भी हमारे लक्ष्य हैं उसके अनुरूप जो है फसलों के उत्पादन को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि भैया किस किस फसल में हम आत्मनिर्भर चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अधिक आदानों के प्रयोग द्वारा, आदानों का मतलब होता है इनपुट, मतलब ज़्यादा इनपुट यूज़ करे, उन्नत किस्म के बीज यूज़ करे, उर्वरकों का और अन्य लागतों का प्रयोग करने वाली नई कृषि टेक्नोलॉजी के और प्रसार द्वारा कुल कृषि उत्पाद में वृद्धि लाई जा सके। कह रहा है पॉलिसी इसलिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी इसलिए फॉर्मुलेट करनी चाहिए ताकि, हाँ जी कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर पॉलिसी इसलिए फॉर्मुलेट करनी चाहिए ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, खाद, उर्वरक, उसकी कॉस्टिंग कम से कम आए और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। इसलिए जो है हमें एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट करनी चाहिए और किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह खदानों को बढ़ता हुआ हिस्सा बाज़ार में बेचने हेतु तैयार हो। जो भी मार्केटेबल सरप्लस है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है कि जो टोटल उत्पादन हुआ है उस टोटल उत्पादन में से जितना उसको कंज्यूम करना है वो कर ले और बाकी का जो बचा हुआ जो शेष भाग है वो बाज़ार में बेच सके। इसलिए जो है पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। अत्यधिक कीमत वृद्धि से उपभोक्ता को हानि होती है तो उसको रक्षा देनी चाहिए। विशेष रूप से निम्न आय वाले वर्ग के उपभोक्ताओं को उन वर्षों में जब पूर्ति मांग से काफ़ी कम हो और बाज़ार की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो। तो पांचवा जो पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आसमान छू रहे होते हैं, बहुत ही महंगे बिक रहे होते हैं। जो समाज के पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोग होते हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। ये किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से है पहला पॉइंट, ये उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से है पहला पॉइंट। किसान अपने सरप्लस को मार्केट में बेच सके उसके लिए नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इनपुट, नई नई खाद, उर्वरक इनका यूज़ कर सके, ठीक है। और जो भी हमारे प्लान्स हैं उन प्लान्स के अंदर जो भी उद्देश्य हैं उनको अचीव करने के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे भी आपने सिर्फ पढ़ा कि भाई आवश्यकता ये है और उद्देश्य ये है कि आखिर क्यों बनानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में कृषि मूल्य नीति क्या है। भारत जो है अभी इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या कर रहा है कि हम कह रहे हैं कि भाई जब सब चीज़ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। हमने बोला भाई जब सप्लाई ज़्यादा है तो किसानों को नुकसान, सप्लाई कम है तो उपभोक्ता को नुकसान। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि खाद्यान्न नीति समिति के द्वारा 1947 में ये प्रस्तावित किए जाने के बाद कि विनियंत्रण होना चाहिए, सरकार ने नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम कर दिया। लेकिन 1948 में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। 1953-54 में खाद्य स्थिति बहुत अच्छी हुई तथा नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। 1955 के मध्य खाद्य कीमतें बढ़ने लगी और एक बार फिर नियंत्रण हुआ। मतलब कि 1947 से लेके 1957 वगैरह तक, 47 से लेके 57, 10 सालों तक मान लीजिए, पूरे 10 साल, 47 से लेके 57 तक क्या हुआ। पहले तो बोला गया कि भाई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल को हटा दो। कंट्रोल को हटाया तो खाद्य संकट उत्पन्न हो गया।
फिर कंट्रोल करना पड़ गया, फिर कंट्रोल किया तो कीमतें बढ़ गई, फिर हटाना पड़ गया। तो कभी इस टाइम पीरियड के बीच में, इन 10 सालों के बीच में या तो कंट्रोलों को हटाया गया है या कंट्रोलों को लगाया गया है, या पार्शली हटाया गया है, पार्शली लगाया गया है। ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अदरवाइज़ सरकार इसको दूर करने के लिए क्या कर रही है, ये चारों पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई प्राइस ना तो ज़्यादा बढ़ सकें ना घट सकें। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहला, चलो पहले मैं आसान आसान बताता हूँ। सबसे पहला लिखा हुआ है न्यूनतम समर्थन कीमत तथा वसूली कीमतों का नियंत्रण। न्यूनतम समर्थन कीमत का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सरकार ने स्थापना की। वर्ष 1965 में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया। न्यूनतम समर्थन कीमतें किसानों को ये विश्वास दिलाती थी कि अगर अधिक उत्पादन हुआ तो भी सरकार कीमतों को इससे नीचे नहीं गिरने देगी। वसूली कीमतों पर सरकार सामान्य वर्षों में खाद्यान्न को मंडियों से खरीदती है। वसूली कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक होती हैं। दो कीमतों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है बेटा। सबसे पहला कहता है न्यूनतम समर्थन कीमत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। न्यूनतम समर्थन कीमत का मतलब क्या होता है, हमने बोला कि भाई जब भी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना तो किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। तो किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम जो है वो नहीं मिल पाते। तो भाई उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सरकार लाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, के कुछ भी हो जाए प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर कोई भी व्यापारी आपकी फसल को इस प्राइस पे नहीं खरीद रहा ना, तो मैं आपकी फसल को इस मिनिमम प्राइस पे ख़रीदने के लिए हमेशा रेडी हूँ, आप मेरे को बेच सकते हो। तो इससे किसान को विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया कि मेरी फसल पहली बात तो बिकेगी ही बिकेगी, किसी ने नहीं खरीदी तो सरकार तो खरीदेगी। तो जब आप उसको भरोसा हो गया हाँ जी बिकेगी, तो वो उत्पादन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं करता। और दूसरा सरकार ने इंट्रोड्यूस किया वसूली कीमत। वसूली कीमत क्या होती है, कह रहा है वसूली कीमत सरकार सामान्य वर्षों में खाद को जो है मंडियों से खरीदती है। वसूली कीमत अलग है, न्यूनतम समर्थन अलग है। वसूली कीमत मंडियों की कीमत है जिस प्राइस पे सरकार मंडियों से खाद को खरीदती है, और वसूली कीमत न्यूनतम समर्थन कीमत से ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो दो कॉन्सेप्ट सरकार ने लॉन्च किए, एमएसपी और वसूली कीमत। दूसरा सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमने पढ़ा था, उचित दर वाली दुकानों के माध्यम से राशनिंग तथा बिक्री। उसके बाद जो है क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन तथा उचित दुकानों के द्वारा कार्य करती हैं। राशन की दुकानों में क्या होता है, आपको सस्ते रेट पे आपको गेहूं, चावल, ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती है। तो उचित दर वाली दुकानों का मुख्य उद्देश्य समाज के निम्न वर्ग की न्यूनतम खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, कि जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये सारी की सारी चीज़ें चीप रेट पे अवेलेबल करा सके, ताकि वो मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर इन वस्तुओं के जो प्राइस है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से जो है ख़रीद पाए। परंतु इन दुकानों के माध्यम से सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। मार्च 1970 में देश में कुल इतने लाख उचित दर दुकानें थी और वर्तमान में ये इतनी हो गई है। तो सरकार ने राशन की दुकानों की व्यवस्था करी है, कि भाई कैसे भी करके समाज के पिछड़े हुए लोगों को जो है ये सब मिल सके। इसके अलावा सरकार ने क्या करा है, सरकार ने खाद्य क्षेत्रों का गठन किया है। खाद्य क्षेत्रों का गठन का मतलब क्या होता है, कृषि मूल्यों में स्थायित्व हेतु मार्च 1964 में खाद्य क्षेत्रों का गठन हुआ। भारत को 8 गेहूं क्षेत्रों में तथा दक्षिण भारत में चावल क्षेत्र बनाए गए, परंतु इसमें सफलता ना मिलने पर प्रत्येक राज्य को अलग अलग क्षेत्र बना दिया गया। अधिक उत्पादन राज्य से खाद्यान्न को कम उत्पादन वाले राज्यों में बांटने का कार्य सरकार ने अपने माध्यम से किया। अब जहाँ पे किसी स्टेट के अंदर जो है, किसी स्टेट के अंदर जो है गेहूँ ज़्यादा उगता है, किसी स्टेट के अंदर चावल ज़्यादा उगता है, तो सरकार ने पहले तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन ये प्रोग्राम इतना सफल नहीं हुआ। तो फिर सरकार ने क्या करा,
सरकार ने बोला ठीक है भैया, जैसा मन कर रहा है वैसा प्रोडक्शन करो, जहाँ पे एक्सेस फूड है वहाँ से हम डेफिशिएंसी वाले प्लेस पे हम ले जाएंगे, ये हमारा काम है। तो और लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य कदम। अन्य कदम में लिखा हुआ है सरकार ने किसानों को अच्छे प्रतिफल दिलाने हेतु तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर खाद दिलाने से कई कदम उठाए हैं, जैसे थोक व्यापारियों से वसूली, खदानों का आयात, राज्य व्यापार प्रतिरोधक भंडारों का निर्माण, गेहूं तथा चावल का राष्ट्रीयकरण आदि। मतलब क्या हुआ इसका कि किसानों को भी फ़ायदा हो, उपभोक्ता को भी फ़ायदा हो। जब कमी होती है तो सरकार आयात कर लेती है खदानों का, जब पूर्ति कम होती है। जब ज़्यादा होता है भंडारों का निर्माण कर लिया, वहाँ पे जाके रख लिया, बफर स्टॉक वगैरह हमने पढ़े थे, तो भैया संकट की स्थिति में इनका यूज़ कर लेती है। तो कई सारे प्रयास सरकार करती है ताकि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। ये हमारी पॉलिसी है, सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें, टॉपिक का नाम है कृषि नीति का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है अब हमें ये जो हमने पढ़ा है कि सरकार ये कर रही है, अब हमें इसको एनालाइज करना है कि क्या ये चीज़ ठीक है या इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। इसकी अच्छाइयाँ भी बतानी है और इसकी बुराइयाँ भी बतानी है और सुझाव भी देने हैं कि आखिर क्या सरकार को क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कृषि मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित प्रतिफल दिलाना है कि किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सके, ताकि किसानों में विश्वास और निश्चितता की भावना बनी रहे कि हाँ भाई, मैं फसल उगाऊंगा तो मेरी फसल अच्छे दामों पे बिकेगी और बिकेगी ही बिकेगी, इस बात का तो श्योरिटी है। तो इससे किसान को ट्रस्ट रहेगा कि हाँ भाई बिकेगा ही बिकेगा माल, एक क्या कहते हैं, एक श्योरिटी रहेगी। तो देश में कृषि मूल्य नीति इस लक्ष्य को पाने में कुछ सीमा तक सफल रही है। तो कह रहा है हमारी जो पॉलिसी है ना, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, वो इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए, अभी हमने उद्देश्य पढ़े थे बेटा, ये रहा पहला। तो कह रहा है इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए ना हमारी पॉलिसी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि किसानों को अब उनकी फसलों के बहुत ज़्यादा अच्छे दाम दिला सके। उनके अंदर अभी भी विश्वास, निश्चितता की भावना की कमी है कि हमारी फसल बिकेगी भी या नहीं बिकेगी, सरकार खरीदेगी भी या नहीं खरीदेगी। तो कुछ ही सीमा तक इसको अचीव कर पाई है, अदरवाइज़ अचीव नहीं कर पाई है। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में स्फीति प्रवृत्ति को बल मिला है। अब कह रहा है इससे जो क्या क्या हुआ है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है विश्वास तथा निश्चितता की भावना को जागृत करना। सबसे पहला पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई कृषि कीमत आयोग की स्थापना जो है, कृषि कीमत आयोग की स्थापना के बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार रहा है। पिछले वर्षों की कीमतों तथा अन्य प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर आयोग ने 2 प्रकार की कीमतें जो हैं वो घोषित की हैं। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है, कृषि कीमत आयोग, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये देखता है। ठीक है, तो अब इनने 2 तरीके के प्राइस हमने बोला था, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। एक है वसूली कीमतें और एक है न्यूनतम समर्थन कीमत। वसूली कीमतें क्या हैं? जिन पर सरकार खाद क्रय करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से मंडियों से माल खरीदती है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के माध्यम से समाज के निर्धन वर्गों को पहुंचाती है। और न्यूनतम समर्थन क्या है? सरकार किसान को उपज खरीदने के लिए बाध्य थी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को विश्वास दिलाते हैं कि वास्तविक कीमतों को इससे नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। किसान को ये ट्रस्ट दिलाया गया कि भाई ये एक मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे तो प्राइस जाएंगे ही नहीं, तो टेंशन ना ले, अगर किसी ने नहीं खरीदा तो मैं इस प्राइस पे ख़रीद लूँगी, सरकार किसान को ये कहती है। तो इससे किसान के अंदर एक विश्वास आ गया। दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी? ट्रस्ट और निश्चितता, विश्वास और निश्चितता का वो जो है श्योरिटी चाहिए थी उसको, और ट्रस्ट चाहिए था, हाँ बिकेगा ही बिकेगा और श्योरिटी बिकेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए 2 प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट के अंदर। पहला वसूली कीमतें और दूसरा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये वाला जो दिक्कत थी विश्वास और निश्चितता की, ये दूर हो गई। दूसरा लिखा हुआ है निवेश पर विपरीत प्रभाव।
अब निवेश पर विपरीत प्रभाव का क्या मतलब होता है? जब किसान को अपनी फसल के अच्छे दाम नहीं मिल पाते तो वो भाई वो नेक्स्ट टाइम जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सरकार पर अतिरिक्त क्रय का भार वसूली कीमतों में वृद्धि से पड़ता है। मतलब सरकार ने बोल तो दिया ठीक है मैं खरीद लूँगी, तो भाई उसे खरीदना पड़ेगा ना फिर, तो चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो चाहे वसूली कीमतों पे खरीदे चाहे वो एमएसपी पे खरीदे, उसे खरीदना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो गया, हाँ मुझे खरीदना ही खरीदना है। संसाधनों के अभावों के कारण से इस अतिरिक्त व्यय के परिणाम स्वरूप स्थायी बचत पर व्यय में कटौती की जाती है। अब क्योंकि सरकार के ऊपर बर्डन है कि आज ही मुझे खरीदना ही खरीदना है, और सरकार के पास अगर पैसे नहीं हुए तो जो सरकार की सेविंग्स है उन सेविंग्स का यूज़ करके सरकार क्या करती है, इनको खरीद लेती है। चलो जी खरीद लिया, तो अब हमारी सेविंग कम हो गई, सरकार की सेविंग कम हो गई। एक और जहां स्टॉक एक तरनों पर वैसे लाभ मात्र चावल और गेहूं उत्पादकों को होता है, वहीं दूसरी ओर स्थायी बचतों में कटौती से कई गैर कृषि क्षेत्रों की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि भाई चलो सरकार ने अपनी सेविंग्स का यूज़ करके, क्योंकि सरकार ने तो यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया ना, हाँ जी मैं तो खरीदूंगी, टेंशन ना लो, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ। तो सरकार को खरीदना पड़ेगा, और अगर सरकार के पास पैसे ना हुए तो वो अपनी सेविंग्स का यूज़ कर लेती है। तो अब वो पैसा किसी न किसी सेक्टर का तो होगा, तो जब वो पैसा कहीं दूसरी जगह लग गया इनकी फसलों को ख़रीदने के लिए, तो जो नॉन एग्रीकल्चर एरिया हैं, जो पैसा उनका था उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है और उनका विकास जो है रुक जाता है, उनके विकास पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वो जो पैसा है वो इनके विकास के लिए सरकार ने रखा हुआ हो, जबकि वो पैसा कहाँ पे चला गया, वो पैसा चला गया उनकी फसल को खरीदने में। तो ये इफेक्ट ये पड़ता है। अगला लिखा हुआ है उपज के ढांचे का विरूपण। इसका क्या मतलब होता है? वर्ष 2001-2 में सरकार की कृषि मूल्य नीति से उपजों के ढांचे में विरूपण आई है, जिसके कारण गेहूं और चावलों की वसूली कीमतें उत्पादन लागत से अधिक रही हैं। इसके उपरांत वर्ष 1983 से 84 तक और 97 से लेकर 98 तक के मध्य मोटे अनाज तथा दालों की वसूली कीमतें उत्पादन लागतों से कम रही हैं। इसलिए मोटे अनाज तथा दालों की फसलों के उत्पादन की जगह गेहूं तथा चावल की खेती अधिक लाभकारी थी, जिससे गेहूं और चावल की खेती में वृद्धि हुई। इसका ये मतलब है बेटा, देखो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ने 2 फसलों के रिगार्डिंग बात करी है। पहली इसने बात करी गेहूं और चावल के रिगार्डिंग, ठीक है। कह रहा है अगर हम गेहूं और चावल की बात करें तो इनकी जो वसूली कीमतें हैं ना, वसूली कीमतें कौन सी होती है बेटा? जिस प्राइस पे सरकार मंडियों से किसानों की फसलों को खरीदती है। तो कह रहा है ये जो कीमत थी, जितनी भी कॉस्टिंग आ रही थी किसानों की, उत्पादन की लागत से ज़्यादा थी, तो इसमें किसानों को फ़ायदा हो रहा था। मतलब अगर मान लो 80 रुपये की कॉस्टिंग लग रही है तो सरकार 100 रुपये में खरीद रही है, 20 रुपये का फ़ायदा गेहूं और चावल में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोटा अनाज, दालें, इन सब की, तो इनकी जो वसूली कीमतें हैं वो इनकी कॉस्टिंग से कम थी। मतलब कि अगर 80 रुपये लग रहे हैं तो सरकार कह रही है मैं 70 में खरीदूंगी। तो भाई कौन पागल होगा जो 80 रुपये जब खुद की जेब से लगे और 70 रुपये में बेचेगा अपनी फसल को? कोई भी नहीं खरीदेगा ऐसा। तो फिर क्या हुआ, इनका उत्पादन किसान भाई इनका उत्पादन करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, इनका उत्पादन करने से तो लॉस ही लॉस है। तो फिर किसानों ने क्या करा, इनका उत्पादन ही करना बंद कर दिया। किसका उत्पादन करने लग गए? केवल गेहूं और चावल, सभी गेहूं और चावल, क्योंकि उसको बेचने से फ़ायदा हो रहा है, उसकी वसूली कीमतें लागतों से ज़्यादा है, तो सब यही करने लग गए, जिसकी वजह से इन सब की जो उत्पादन है, मोटा अनाज, दालें वगैरह, इनका उत्पादन तो हो गया कम, और इन सब का उत्पादन क्या हो गया, इन सब का जो उत्पादन है वो हो गया ज़्यादा। इसी वजह से आप देखते भी हैं कि दालों वगैरह की कीमत 80, 90, 100 रुपये किलो है, जबकि गेहूं और चावल की इतनी जो है नहीं है। तो इस वजह से ऐसा जो है होता है। इसके अलावा कह रहा है अतिरेक वाले प्रदेशों की ओर झुकाव। अतिरेक वाले प्रदेशों की ओर झुकाव का मतलब कह रहा है देश में लगभग 20 राज्य में गेहूं तथा सभी राज्यों में चावल की कृषि की जाती है। गेहूं और चावल तो हमारी वो है पेरेंट, वो है
कि भाई गेहूं और चावल तो उगेगा ही उगेगा। कह रहा है 20 राज्यों में गेहूं, 20 में गेहूं और सब में चावल की खेती तो की जाती है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों से 90% वसूली करता है। कौन? खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन, जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा भंडारण का सबसे बड़ा वो है, किससे लेता है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। प्रोडक्शन तो हर जगह हो रही है बाबे भाई, गेहूं और चावल जो है पूरे भारत में प्रोड्यूस हो रहा है। कह रहा है 20 राज्य में गेहूं प्रोड्यूस होता है और सभी राज्यों में चावल तो होता ही होता है, लेकिन ये जो है ये खाद्य निगम केवल किस किस से लेता है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो भाई जब केवल इन्हीं से ले रहा है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ के किसान तो क्या हो जाएंगे? यहाँ के किसान जो हैं वो तो बेटा अमीर हो जाएंगे, उनकी फसलें अच्छे दामों पे बिकेगी। कह रहा है 95%, मतलब 100 में से 95% ये जो है इन्हीं से ही खरीदता है। तो बाकी किसान, बाकी राज्यों के जो किसान हैं उनकी फसलों को कौन खरीदेगा? चावल की वसूली कहाँ कहाँ से करता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, यहाँ से इतनी करता है। गेहूँ यहाँ से, चावल यहाँ से। तो बाकी के राज्य क्या करें? न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उत्पादन लागतों में व्यापकता के कारण इन राज्यों के किसानों को अधिक लाभ मिलता है। इन राज्यों के किसानों के पास, अब सिंपल सी बात है, इन्हीं की फसलों को ज़्यादा खरीदा जा रहा है तो इन्हीं को ही लाभ मिलेंगे और बाकी राज्यों को कोई लाभ नहीं मिलेंगे। इसलिए यहीं पे क्यों खरीदा जा रहा है? इसको यहाँ पे लिखा गया है अतिरेक वाले प्रदेश, क्योंकि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति जो है वो इन क्षेत्रों में ही अप्लाई की गई थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में, जिसकी वजह से हरित क्रांति का जो लाभ है इन क्षेत्रों पर बहुत ही ज़्यादा पड़ा। यहाँ पे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली। इस वजह से इस तरीके का व्यवहार खाद्य निगम द्वारा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन ये गलत बात है। इससे क्या होगा? क्षेत्रीय असमानता क्रिएट हो गई। यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा जो है गरीब हो गए, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लास्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोष। बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? अच्छाइयाँ भी बतानी है उसकी, बुराइयाँ भी बतानी है उसकी, इवैल्यूएशन करना है पॉलिसी का। तो हमने इवैल्यूएशन के अंदर पढ़ा था भाई, सरकार ने ये 2 तरीके की प्राइस लाई, सरकार पीडीएस की व्यवस्था लाई, सरकार ये कर रही है, सरकार ने क्षेत्र बनाए। तो अब इसके हमें ये बताना है इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट देख लो, उसका था वसूली कीमत और न्यूनतम का। दूसरा क्रॉप्स का है। तीसरा निवेश का है कि भाई एमएसपी पे अब खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, ये भी वही न्यूनतम समर्थन वाला ही पॉइंट है। अब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के दोष बताने, हमें राशन की दुकानों के दोष बताने हैं। ये कह रहा है जिन व्यक्तियों को सस्ते अनाज की ज़रूरत होती है उनकी संख्या तो सीमित ना होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो खर्चीली रही है। क्या हुआ इसका मतलब? जिन व्यक्तियों को सस्ते अनाज की ज़रूरत होती है उनकी संख्या सीमित ना होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली खर्ची रही है। मतलब कि ऐसे लोग जो निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, समाज के गरीब लोग हैं, उनकी संख्या जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता जा रहा है। सबसे पहला, अधिक समय तक वितरण प्रणाली शहरों क्षेत्रों तक सीमित रही तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों को अनदेखा किया गया। कह रहा है पहले के टाइम पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, वो पहले मोस्टली शहरों में ही देखने के लिए मिलते थे, गाँव में तो देखने के लिए मिलते ही नहीं थे, जबकि ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा गाँव में थी। गरीब वर्ग के उपभोग में आने वाले मोटे अनाजों पर कम ध्यान देने से यह प्रणाली केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित रही। जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, बहुत ज़्यादा, वो बेसिकली मोटा अनाज यूज़ करता है। मोटा अनाज थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो जो समाज के जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं वो तो यही यूज़ करते हैं, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस मोटे अनाज पे ध्यान नहीं देता, वो केवल गेहूं चावल पे ध्यान देता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या वाले राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूर्ण रूप से सार्थक भूमिका नहीं निभा पाई है। कह रहा है
ऐसे स्टेट्स जहाँ पे लोग गरीबी रेखा से बहुत ज़्यादा नीचे रहते हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जहाँ पे वहाँ के लोगों को राशन की दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को जो है सस्ते सस्ते कीमतों पर ये सब चीज़ें मिल सके। लेकिन कह रहा भाई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। प्रशासकीय लागत बढ़ने के कारण यह प्रणाली खर्चीली होती जा रही है, और ऐसा जब चलता जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्टिंग, इन सब राशन की दुकानों को चलाने से कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है फ्यूचर में भी। तो भैया ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिसएडवांटेज है। तो ये बेटा यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बेटा आ जाता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वाले चैप्टर से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भले ही कुछ आए या ना आए, ये जो चैप्टर है कृषि उपज का मूल्य निर्धारण, इस चैप्टर से आप क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यही आता है। भले ही इससे प्रीवियस हमने जो पढ़ा था कृषि मूल्य, ये बहुत आसान था बेटा, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था कि कृषि मूल्य के उतार चढ़ाव का क्या मतलब होता है और क्यों आते हैं। तो ये पढ़ लो कि सुधार में उसको उल्टा लिखना था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आखिर क्यों लाना चाहिए स्टेबलाइजेशन, क्या होगा इससे, और तीसरा क्वेश्चन था सहकारी क्या था ये, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो ये भले ही आए या ना आए, लेकिन ये ज़रूर कर लीजिएगा सबसे पहले इस चैप्टर से। अब आती है बात अगले चैप्टर के रिगार्डिंग, चैप्टर नहीं है वो टॉपिक ही है अगला, ये हम बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ। हरित क्रांति और इसके बाद, पहला क्वेश्चन तो हम बेटा पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। बेटा आपको ध्यान रखना है कि हरित क्रांति को ही नई कृषि नीति कहते हैं, ठीक है। कहीं आप बोले यहाँ तो नई कृषि नीति लिखा है, आप हरित क्रांति कह रहे हो, हरित क्रांति को ही नई कृषि नीति कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नई कृषि नीति, नई कृषि रणनीति, नई कृषि युक्ति रणनीति, ये सब एक ही चीज़ें होती है। तो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है और इसके घटक बताइए। घटक मतलब हरित क्रांति या नई कृषि नीति किस किस चीज़ों पर फोकस करती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी कृषि की उत्पादकता बहुत ही ज़्यादा कम है, ये बकवास हम पीछे से पढ़ते ही आ रहे हैं। कृषि विकास अथवा कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए संस्थागत सुधार व तकनीकी सुधारों पर निर्भर करती है। संस्थागत सुधारों में मुख्य रूप से भूमि सुधार कार्यक्रम आते हैं। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि सुधारों के लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई। ये हम पीछे सारा पढ़ चुके बेटा कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्यों कृषि उत्पादन में कमी थी, उसको दूर करने के लिए कौन कौन से सुधार किए गए थे, संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार और सामान्य सुधार। और मैंने वहीं पे आपको बताया था कि जो तकनीकी सुधार होते हैं उसी को ही हरित क्रांति कहते हैं, और जो संस्थागत सुधार होते हैं उसी को ही भूमि सुधार कहते हैं। तो कह रहे हैं अगर कृषि के उत्पादन में कमी है ना, तो अगर इसके अंदर वृद्धि करनी है तो तकनीकी और संस्थागत सुधारों पर जोर देना पड़ेगा। भूमि सुधार किए भी, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं हो पाए, इतने सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार ने इस तरफ स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई। तो अब रही बात किसकी, अब रही बात तकनीकी सुधारों की। तो नई कृषि रणनीति क्या है। सर्वप्रथम 1960 से लेके 61 में सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम का श्री गणेश किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ गिने चुने जिले, प्रारंभ में इनकी संख्या केवल 3 थी, इस पर लागू किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आगतों को एक साथ प्रयोग पर बल दिया गया, अर्थात गहन कृषि कार्यक्रम को अपनाया गया। इसे पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रारंभ में जिले को विकास फलाना ढिमकाना, बेटा ये कुछ नहीं पढ़ना, ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको केवल ये लिखना है, अगर नई कृषि नीति आ जाए, ठीक है, या हरित क्रांति आ जाए, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, बेकार लिखा हुआ है। अगर नई कृषि नीति आपसे पूछे तो पहले आप बोलेंगे कि भाई हरित क्रांति के बारे में ही बताएंगे, और उसके लास्ट में आपको लिख देना है कि भाई इसी को ही नई कृषि नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप पहले लिखेंगे कि भाई भारत ने 1965 से लेकर 1966 में हरित क्रांति को अडॉप्ट किया। हरित क्रांति जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है,
हरित और क्रांति, हरित का मतलब है फसलें और क्रांति का मतलब है उत्पादन में वृद्धि। इस प्रकार हरित क्रांति का मतलब है फसल के उत्पादनों में वृद्धि और इसी को ही नई कृषि नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। अब नई कृषि नीति के घटक बताइए। तो यहाँ पे बेटा वही पॉइंट लिखे हुए हैं जिस पे हरित क्रांति फोकस करती है, जो हमने तकनीकी सुधारों के अंदर पढ़े थे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जैसे कि देखो कृषि तकनीक, कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए हमें, जो है नए नए इनपुट, जो भी नए नए खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सब चीज़ों पे जो है फोकस करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है खाद, उर्वरक, बीज, इन सब चीज़ों पे हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। फसलों की अधिक सघनता, नई कृषि नीति में फसलों की अधिक तीव्रता या अधिक मात्रा पर बल दिया गया है। इससे अधिक उपज देने वाली फसलें, जल्दी पकने वाली फसलें और बहु फसल कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया गया है। मतलब कि एक फसल की बजाय मल्टीपल क्रॉप्स में डील कीजिए, ऐसी फसलें उगाइए जो जल्दी पक जाती हैं, ठीक है, और ऐसी फसलों का उत्पादन कीजिए जो अधिक उपज देती हैं। तो इसके ऊपर जो है नई कृषि नीति फोकस करती है। बहुत सी जल्दी पकने वाली फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब है जो कि भिन्न भिन्न जलवायु में उगाई जा सकती हैं। इनका विकास किया गया, जिससे नई फसलों के स्वरूप का जो है वो विकास हुआ। तो सबसे पहले तो ये आपको बता रहा है फसलों के बारे में, दूसरा बता रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में, तीसरा बता रहा है इनपुट के बारे में। अगर बेटा आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप इनके घटकों के अंदर वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमने हरित क्रांति की विशेषताओं के अंदर लिखी थी, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।